वह आधी वाली एक रात थी। अंधेरे गलियारे में चलते समय रोशनी का एकमात्र स्रोत गलियारे के आखिरी छोर पर झूलता हुआ लैंप था। यह सीडी ने साहिस्ता को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में जाते ही जूते उतारने लगी। उसका कमरा काफ़ी बड़ा था, पर उसमें से सीलन की गंध आ रही थी। हालांकि वह पुराने फर्नीचर एवं लैंप से सुसज्जित था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था। अगले कमरे में साहिस्ता अपने बच्चों के बारे में चिंतित थी। वे कुर्सी पर बैठ गईं तथा अधलेटी सी छत की ओर देखने लगी, जबकि बाकी लोग अपने कमरों में व्यवस्थित हो रहे थे। डॉक्टर साहिस्ता की आंख नींद से भारी हो रही थी और वे शीघ्र ही सो गईं। देर रात डॉक्टर साहिस्ता तेजी से उठी जब उन्होंने दरवाजे के बाहर किसी की परछाई को देखा और महसूस किया जैसे कोई बाहर चहलकदमी कर रहा हो। वे तेजी से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगी। डॉक्टर साहिस्ता अंधेरे गलियारे के आखिरी छोर तक गई और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। उन्हें एकमात्र तेज हवा और सनसनाती आवाज़ सुनाई दी। वे पीछे मुड़ी और अचानक एलसीडी को अपने पीछे देखा। डॉक्टर साहिस्ता डर से चीखी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलसीडी लंबी सांस लेते हुए बोली, मुझे अकेले डर लग रहा था। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? हाँ, साहिस्ता ने अपना पसीना पोंछते हुए सहमत में सिर हिलाया। वे दोनों कमरे के अंदर गईं। एलसीडी ने अपना थैला दीवान पर रखा और उसे खोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहिस्ता ने पूछा, क्या तुमने किसी के चलने की आवाज़ सुनी? एलसीडी ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने अपनी खिड़की से किसी की परछाई देखी, पर अंधेरे व हेडफोन होने के कारण कुछ सुना नहीं। अच्छा है कि मैं कुछ नहीं सुन पाई। वह मजाक करते हुए बोली, मैं कोई भूत देखना या सुनना नहीं चाहती। मुझे यह पुरानी जगह ठीक नहीं लगती। ये हमेशा भुतहा होती हैं। डॉक्टर साहिस्ता ने पानी का गिलास रखा और एलसीडी को आश्वस्त करते हुए उसके विपरीत बोली, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एलसीडी ने उत्सुकता से पूछा, मुझे समझ नहीं आया कि आप बाहर क्या कर रही थीं? डॉक्टर साहिस्ता डरावनी परछावनी की कहानी गटक गई, क्योंकि एलसीडी पहले से ही डरी हुई थी। वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं अपने परिवार के लिए चिंतित हूँ। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, पर अब काफ़ी देर हो गई है। एलसीडी ने डॉक्टर साहिस्ता को सांत्वना देने की कोशिश की। चिंता न करें, मुझे विश्वास है कि आपका परिवार ठीक होगा और हम जल्द ही यहाँ से चलेंगे। वह अपनी उंगलियाँ क्रॉस करती हुई बोली। डॉक्टर साहिस्ता ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर की ओर चली गई। एलसीडी ने फिर अपना चश्मा उठाया, स्क्रीन खोली और कमरे की शांति को लैपटॉप के बटन दबाने की आवाज़ से भंग कर दिया। डॉक्टर साहिस्ता तुरंत ही सो गई। इसी बीच वीरभद्र ने अपने 2 आदमियों के साथ बक्से को लेने हेतु रात के अंधकार में स्पीड बोट से पोर्ट ब्लेयर तक की यात्रा की। कुछ दूरी से 2 आंखें उसे बक्सा लेते और संभालते हुए देख रही थी। जब वीरभद्र रास द्वीप के लिए वहां से निकला तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। रात गुजर गई। दरवाजे पर खटकाने की आवाज़ से साहिस्ता की नींद टूट गई। उन्होंने कमरे में एक लिफाफा पाया। लिफाफा खोलते ही उन्होंने एलसीडी को जगाया। लिफाफे में उनके सेशन के समय का विवरण था। बाहर बहुत उजाला था। नाश्ते के बाद साहिस्ता एवं डॉक्टर बन्ना डॉक्टर श्रीनिवासन के कक्ष की ओर गए, जबकि बाकी सभी पूछताछ वाले कमरे की ओर। इस दौरान वीरभद्र भी डॉक्टर श्रीनिवासन के कमरे में गया और उन्हें देखने लगा। वह 2 बंदूकधारियों के साथ अपने हाथों में 2 बक्से लिए उनकी ओर बढ़ा। वे ओम के लाकर थे। उन्हें यहीं खोलो, डॉक्टर श्रीनिवास ने वीरभद्र को आदेश दिया। डॉक्टर साहिस्ता और डॉक्टर बन्ना वहाँ कुछ विचार विमर्श के लिए थे, अतः वे भी उसमें शामिल हो गए। जैसे ही उनके सामने बक्से खुले, वे सब आश्चर्यचकित रह गए। बक्सों में इतिहास को अपने स्वरूप में दर्ज होने के पूर्व लिखे गए अभिलेख थे। किसी दूरस्थ भूमि पर सुरक्षित के लेख ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए थे और कुछ हिंदी एवं प्राकृत में। पाल व संस्कृत का मिश्रण। वे आज के दिखने वाले कागज नहीं थे, वे तांबे के पत्र थे। प्रत्येक पत्र पर शीर्ष के रूप में नाम अंकित था। वे ओम द्वारा दावा किए गए उनके नाम थे। इसके अतिरिक्त एक पुरानी खरल भी बक्से से निकली। इसके अतिरिक्त कुछ बड़ी व भारी अंगूठियाँ जो आजकल न ही प्रयोग में और न ही देखने में आती हैं।
विभिन्न शासन काल में व्यापार हेतु प्रयोग किए गए प्राचीन एवं दुर्लभ सिक्के और देवनागरी में लिखे गए पत्र, यहाँ तक कि उर्दू में भी लिखे हुए दिखाई दिए। सर, लाकर में मुझे एक छोटी सूचना और मिली है, जिसे मैंने आपको सुरक्षित देने के लिए सुरक्षित रखा है, वीरभद्र ने बताया। सर, यह एक नक्शा है जिसके साथ कुछ धात के टुकड़े, पारे की बोतल और एक पुस्तक है। पुस्तक पत्तों एवं सफ़ेद कपड़ों में बंधी थी, जिस पर खून के निशान थे। पुस्तक पर धात की झील थी, जिस पर कुछ अंकित था। डॉक्टर बन्ना ने पुस्तक को अपने हाथ में लिया और बीच में से पन्ने पलटने लगे। उनकी आंखें पुस्तक के कुछ चित्र देखते ही आश्चर्य से बड़ी हो गई। वह ऐसे ही पन्ने पलटते रहे जैसे कुछ खोज कर रहे हो। वे पलटे और उन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा, जिन्होंने अपना हाथ एक संकेत की तरह आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर बन्ना अभी पन्नों की ओर देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने पुस्तक डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर बढ़ा दी। यदि आपका काम हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़ें? डॉक्टर श्रीनिवासन ने तंज के लहजे में कहा। डॉक्टर बन्ना ने धात के टुकड़े और नक्शे को देखा। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, हाँ, यह एक नक्शा है, पर किस प्रकार का? उत्तर तो यहीं बैठा है, कमरे के अंदर। चलो उससे सीधे पूछते हैं, साहिस्ता ने सुझाव दिया। नहीं, अभी नहीं, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि यह सब हमारी कब्जे में है। पहले उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार करो, डॉक्टर श्रीनिवासन ने आदेश दिया। ठीक है सर, साहिस्ता ने जवाब दिया। यह सीडी को मेरे पास भेजो। वीरभद्र, तुम उसके साथ रहो। साहिस्ता, जब तक मैं वापस नहीं आता शुरू मत करना, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा। वे सहमत से सिर हिलाकर चले गए और डॉक्टर श्रीनिवासन यह सीडी की प्रतीक्षा करते रहे। डॉक्टर बन्ना ने लगभग भागते हुए कमरे में प्रवेश किया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।